नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का अवसर है। देश में उनको अनेक लोगों ने ढेर सारी बधाइयाँ और दुआएं भी प्रेषित की होंगी। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी पुरुष के अंदर जो कि महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होता है, उनके बहुत से अनुयायी होते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि उनके कुछ आलोचक भी होते हैं। सत्ता चूंकि ऐसा रास्ता है कि जिसमें किसी एक विचारधारा को फॉलो करके, विचारधारा पर अमल करके उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि देश के अंदर 100% तो संभव नहीं है, इसलिए कुछ लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अपनी अपनी विचारधारा के दलों को चुनते हैं। साथियों, अब जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेवारियों की भी बात आती है, उनकी जवाबदारियों की भी बात आती है, उनकी जवाबदेही और संवेदनशीलता की भी बात आती है। आज पूरे देश के अंदर 17 सितंबर को देश के तमाम बेरोजगारों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को रोजगार दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया है। क्यों ना हो, क्योंकि देश की आवाम को देश के प्रधानमंत्री से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। देश की जनता अपने प्रधानमंत्री की ओर बहुत सी अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के साथ देखता है और बहुत सी उम्मीदों का ताना बाना बन के रखा होता है। जब हमारे देश के सत्तासीन नेतागण और देश के प्रधानमंत्री जी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, तो इसी की तरह देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होती है। आज सभी राजनीतिक दलों, सभी समाजसेवी संगठनों एवं समस्त नौजवान बेरोजगार युवाओं के द्वारा एक काला दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया है। उनका सवाल भी वाजिब है, क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी अब तक के 45 साल के भीतर सबसे अधिक चरम सीमा पर है। सभी संस्थाओं एवं सभी सरकारी एजेंसियों के आंकड़े भी ये बताते हैं कि बेरोजगारी की दर सर्वोच्च अपने स्तर पर है। नए रोजगारों की बात करें तो नए रोजगारों का सृजन तो सरकार ने करने से मना ही कर दिया है। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक सर्कुलेशन जारी किया गया कि सरकार अब किसी भी स्तर के नए रोजगारों का सृजन नहीं करेगी, क्योंकि सरकार की माली हालत खस्ता है। नए रोजगार की तो बात करें, इसके अलावा जो लोग काफ़ी लंबे समय से जिन फैक्ट्रियों में और जिन निर्माणाधीन संस्थाओं में एवं निर्माण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे, उनके भी हाथ से अब रोजगार जाता रहा है। उनके परिवारों को भी 2 वक्त के निवाले के लिए जूझते हुए देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार की असफल एवं गलत नीतियों का ये नतीजा है कि जिसके खामियाजा देश का वो वर्ग भुगत रहा है जिसके नाम पर सत्ता पे सत्तासीन होने का कोई भी दल सपना देखता है। हम गरीबों की बात तो की, लेकिन हमने गरीबी की बात नहीं की। नोटबंदी के दरमियान जो अपारदर्शिता के साथ, जो अनभिज्ञता के साथ जो फैसला लिया गया था, उसके भी नतीजे कुछ ठीक नहीं थे। उस दरमियान भी
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस दरमियान तो यहाँ तक भीषण नौबत आई कि जिन किसानों को अपनी बच्चियों के हाथ पीले करने थे, वो नोटबंदी की वजह से पीले नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि उन बच्चियों ने आत्महत्या तक कर ली। नोटबंदी के दरमियान ही कई लोग अस्पताल में पैसों की व्यवस्था न होने के कारण बिना इलाज के उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि अस्पतालों का तो रवैया आप जानते ही हैं कि जब तक उनके हाथ में पैसा नहीं रखेंगे तब तक वो इलाज शुरू नहीं करेंगे। इलाज तो दूर की बात है, यदि किसी के परिजन की अस्पताल में मौत हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी भी उनको बिना पैसे जमा कराए, बकाया पैसे दिए बगैर उनकी डेड बॉडी उनके हाथ में नहीं लगती है। नोटबंदी के बाद जीएसटी ने तो पूरे देश के अंदर छोटे मोटे व्यापारियों एवं उद्योग धंधों को बिल्कुल चौपट करके रखा था। नोटबंदी और जीएसटी कम थी, जो कोरोना महामारी के आने से पूरे देश के अंदर कौतूहल सा मच गया। कोरोना महामारी में अपरिपक्वता के साथ, हठ धर्मता के साथ जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए, वो सरकार की असंवेदनशीलता को भली भांति दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कि 63 लाख लोग देश के अंदर बगैर स्क्रीनिंग के आए। दोष पासपोर्ट वालों का था और उसकी सजा राशन कार्ड वालों को भुगतनी पड़ी। आपने देखा होगा कि हजारों किलोमीटर दूर चलकर लोग अपने घर की ओर जाने के लिए उत्सुक और ललायित दिखे, क्योंकि उनको न रहने का ठिकाना बचा था, न 2 जून की रोटी का कोई बंदोबस्त था, इसलिए उन्होंने अपने घर की ओर जाना उचित समझा। लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों ने तमाम महानगरों से, तमाम अपने कार्य क्षेत्रों से अपने घर की ओर पलायन किया। जब सरकार से पूछा गया कि प्रवासी मजदूर जब पलायन कर रहे थे तो उस दरमियान जो मौत हुई रास्ते में उनकी संख्या क्या है, तो सरकार के पास ये भी आंकड़ा नहीं था कि जो प्रवासी मजदूर पलायन के वक्त उनकी मौत का आंकड़ा क्या है। लेकिन सरकार के पास ये आंकड़ा जरूर था कि अंबानी और अडानी को कितने करोड़ का ठेका देना है। सरकार के पास ये आंकड़ा जरूर था कि बाबा रामदेव को 2800 करोड़ की सब्सिडी देनी है। लेकिन सरकार को ये जरूर पता था कि देश के चुनिंदा 15 से 20 उद्योगपतियों को किस मद से कितनी राहत पहुंचानी। ये वही वक्त था जिस वक्त के अंदर भारत देश की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही थी, लेकिन देश के चुनिंदा 15-20 उद्योगपतियों की आमदनी 35-50% बढ़ रही थी। ये कहां से पैसा आया? ये देश जब टूट रहा था तो ये 15 से 20 लोग कैसे देश के चंद अमीरों में और शुमार होते गए। जो लोग पूरे विश्व में अमीरी में 40वें पायदान पर आते थे, वो आज विश्व के अंदर 4थे और 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। क्या ये सवाल नहीं बनता है कि जहां एक और हमारा गरीब और प्रवासी मजदूर 2 वक्त के निवाले के लिए तरस गया, वहाँ ये लोग चंद चुनिंदा उद्योगपति सरकारों के रहम करम से ये कैसे अमीर से अमीर, अमीर से अमीर और अमीर से अमीर होते गए। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, सत्ता से सवाल होना चाहिए। यही लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। साथियों, चूँकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी के दरमियान जो मौतें हुई थीं, उनके परिजनों की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के दरमियान जो 1 करोड़ मजदूर पलायन कर रहे थे,
उनके परिजनों की रास्ते में मौत हुई थी, उन परिजनों की ओर से, उनके परिजनों की ओर से भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सरकार की अनभिज्ञता, अपरिपक्वता के कारण और गलत निर्णय के कारण जो हमारे देश के 18 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, उन बेरोजगार परिजनों के ओर से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रवीण कुमार खरे आप सभी से विदा लेता हूं। जय जगत, जय भारत, जय कांग्रेस साथियों।